मेरे बेटे की 1 मंथ पार्टी में जहां परिवार और दोस्त बड़ी संख्या में मौजूद थे, मैंने माइक उठाकर ऐलान कर दिया कि वो बच्चा मेरा नहीं है। फिर मैंने कुछ दस्तावेज उठाए और उन्हें बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया। ये मेरे बेटे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे और मेरे बीच बायोलॉजिकल मैच की संभावना सिर्फ 0.1% है, लेकिन चेनहाओ के साथ ये 99.9% है। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। मैंने अपनी पत्नी और चेनहाओ की तरफ देखा। दोनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। मैं मुस्कुराया और कहा, आज से मैं आधिकारिक तौर पर ऐलान करता हूँ कि मेरा और लिन युआंग का तलाक हो रहा है। सबसे पहले मेरी सास अपनी सीट से उछलकर खड़ी हुई। जियांगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बकवास कर रहे हो? मेरे ससुर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को पीछे खींचकर बैठने को कहा। क्या अभी तक हमारी बेइज्जती कम हुई है? मेरी प्यारी पत्नी लिन युआंग काफी देर तक स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। जियांगी, तुम हद पार कर रहे हो। ऐसी बात पर कोई मजाक करता है क्या? सिर्फ लोगों का ध्यान पाने के लिए? क्या अब तुम अपने बेटे को भी नहीं अपनाओगे? वो रिपोर्ट नकली है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने सच में कमाल की एक्टिंग की। चेहरे पर आंसू, मासूमियत से भरी शक्ल, जैसे मैं ही सबसे बड़ा निर्दयी इंसान हूँ। आसपास खड़े मेहमान फुसफुसाने लगे। सबकी निगाहें हम तीनों के बीच घूम रही थीं। और इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार मेरा सबसे अच्छा दोस्त चेनहाओ। वो कुर्सी पर झुका बैठा था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ना वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत कर पा रहा था, न लिन युआंग की तरफ। वो बस मेज पर रखे वाइन ग्लास को घूरता रहा। मैंने शांत आवाज में कहा, सिस्टर वांग, बच्चे को आराम वाले कमरे में ले जाइए, यहाँ बहुत शोर है। नानी ने मेरी तरफ सहानुभूति भरी नजरों से देखा, सिर हिलाया और जल्दी से बच्चे को लेकर चली गई। फिर मैंने दोबारा माइक उठाया। इस बार मेरी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लिन युआंग, चेनहाओ, क्या तुम दोनों अभी इसी वक्त हमारे सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने मेरे साथ और बच्चे के साथ सीधे फोरेंसिक टेस्टिंग सेंटर चलने की हिम्मत रखते हो? पूरा खर्च मैं दूंगा। अगर रिपोर्ट में बच्चा मेरा निकला तो मेरे नाम की सारी संपत्ति, ये घर, गाड़ियां और कंपनी के शेयर, सब कुछ लिन युआंग को दे दूंगा। मैं खाली हाथ चला जाऊंगा और तुम दोनों के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। तो बताओ, हिम्मत है? मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके शब्द हथौड़े की तरह सबके दिमाग पर पड़े। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। लिन युआंग अचानक रोना बंद कर चुकी थी। वो अविश्वास से मुझे देख रही थी। शायद उसे लगा था कि हमेशा की तरह जैसे ही वो रोएगी मैं पिघल जाऊंगा। लेकिन आज सब कुछ अलग था। मैंने सीधा चेनहाओ की आंखों में देखा। आखिरकार वो मेरी निगाहें सह नहीं पाया। उसने निराशा में आंखें बंद कर ली। उसका वो इशारा ही उसकी चुपचाप कबूल की गई सच्चाई था। मेहमान तुरंत सब समझ गए। अगर पहले किसी को मेरे आरोपों पर शक था तो अब वो भी खत्म हो चुका था। हे भगवान, ये सच है क्या? लिन युआंग तो इतनी मासूम दिखती थी। सच ने, इंसान की शक्ल देखकर कुछ पता नहीं चलता। और उसने अपने पति के सबसे अच्छे दोस्त के साथ रिश्ता बना लिया। कितना घटिया है ये। बेचारा जियांगी है, इतनी मेहनत से किसी और के बच्चे को पाल रहा था। इतनी मेहनत, और आखिर में पता चला कि वो किसी और का खून है। अब तो असली तमाशा शुरू होगा। लिन परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरे सास ससुर के चेहरे राख जैसे पड़ चुके थे। वो गुस्से से फट पड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास बहस करने के लिए एक भी बहाना नहीं बचा था। और यही तो मैं चाहता था। सबके सामने उनके नकली और पाखंडी चेहरों को नोचकर उतार देना, ताकि वो पूरी तरह बर्बादी और बेइज्जती का स्वाद चख सकें। ये पूरा खेल उसी पल शुरू हो गया था जब मुझे सच्चाई पता चली थी। सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था और आज उसका पहला बड़ा मंचन था। मुझे पहली बार शक करीब 1 महीने पहले हुआ था, जिस दिन लिन युआंग ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और हालत काफी गंभीर थी। जन्म के तुरंत बाद उसे NICU के इंक्यूबेटर में रखा गया। उस वक्त मैं चिंता से पागल हो रहा था। लगातार ढेर सारे फॉर्म पर साइन कर रहा था। उन्हीं में एक नवजात ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट का कंसेंट फॉर्म भी था। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। सब कुछ सामान्य था सिवाय ब्लड ग्रुप के। मेरा ब्लड ग्रुप O है। लिन युआंग का ब्लड ग्रुप A है। थ्योरी के मुताबिक हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप सिर्फ O या A हो सकता था, लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा था ब्लड ग्रुप B। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जियांग, आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप थोड़ा अलग है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया। एक पल के लिए पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। मैं उस पतली सी रिपोर्ट को पकड़े कांप रहा था। ब्लड ग्रुप B कैसे हो सकता है? क्या अस्पताल से कोई गलती हुई है? मैं खुद को समझाने लगा, हाँ, जरूर गलती हुई होगी। नवजात पीलिया कभी कभी रिपोर्ट की सटीकता को प्रभावित कर देता है। मैं डूबते इंसान की तरह उम्मीद के छोटे छोटे तिनकों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ा लिखा इंसान था। मुझे पता था कि इतने बड़े और भरोसेमंद अस्पताल में ऐसी शुरुआती स्तर की गलती होने की संभावना बेहद कम थी। और तभी एक भयानक ख्याल मेरे दिमाग में चढ़े जमाने लगा। उसके बाद के दिन किसी डरावने सपने जैसे थे। दिन में मुझे लिन युआंग और उसके माता पिता के सामने खुश पति और नए पिता का नाटक करना पड़ता था। मैं उसकी तबीयत पूछता, उसे चाय पानी देता, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। लेकिन रात में मैं अपनी स्टडी रूम में अकेला बैठा रहता, उस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को घूरता रहता और एक के बाद एक सिगरेट पीता रहता, जब तक धुएं से मेरी आंखों में पानी ना आ जाए। लिन युआंग और मैं कॉलेज स्वीटहार्ट थे। हमने 5 साल तक डेट किया था और 2 साल पहले शादी की थी। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। उसके पीछे ना जाने कितने लड़के पागल थे। लोग मुझसे जलते थे कि आखिर मैंने उसे कैसे पा लिया। हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा था। वो नरम दिल और समझदार थी और मैं मेहनती और महत्वाकांक्षी। मुझे लगता था कि हम एक परफेक्ट जोड़ी हैं, लेकिन उस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ने मेरी सारी
खूबसूरत कल्पनाएं तोड़ कर रख दी। एक पागल इंसान की तरह मैंने पिछले 1 साल की हर छोटी बड़ी बात को याद करना शुरू किया। मैं हर जगह सबूत ढूंढ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही लिन युआंग प्रेग्नेंट हुई थी, उसने मूड स्विंग्स का बहाना बनाकर मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो गेस्ट रूम में जाकर सोने लगी थी। उस समय मुझे लगा था कि शायद मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। गिल्ट में डूबकर मैंने उसे और भी ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया। उसके फोन का पासवर्ड, जो पहले हमारी एनिवर्सरी डेट हुआ करता था, अचानक बदल गया। मैंने एक बार पूछा भी था तो वो मुस्कुरा कर बोली, अरे एक ही पासवर्ड हमेशा इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता। मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मुझे लगा पति पत्नी के बीच भरोसा होना चाहिए। और फिर था मेरा सबसे अच्छा दोस्त चेन हाओ। वो मेरा कॉलेज रूममेट था। हम इतने करीबी थे कि लोग कहते थे हम एक ही पैंट शेयर कर सकते हैं। उसका परिवार साधारण था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने कंपनी शुरू की तो सबसे पहले उसी को अपने साथ जोड़ा। मैं बाहर के काम संभालता था, वो कंपनी के अंदरूनी काम संभालता था और मैं बाहर के सारे काम संभालता था। मैंने उसके साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब से लिन युआंग प्रेग्नेंट हुई थी, चेन हाओ का हमारे घर आना जाना और बढ़ गया था। वो हमेशा कहता, भाई होया, आप इतने बिजी रहते हो, भाभी घर पर अकेले बोर हो जाती होंगी। मैं आ जाया करूंगा, उनसे बातें कर लिया करूंगा, शतरंज खेल लेंगे, आपका थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा। उस समय उसकी बातें सुनकर मैं बहुत भावुक हो जाता था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि वो मेरा बोझ नहीं बांट रहा था, बल्कि मैं खुद अपने घर में भेड़िए को बुला रहा था। अब मैं खुद को और झूठ नहीं बोल सकता था। मुझे सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला ना सके। बच्चा अभी इंक्यूबेटर में था, इसलिए मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने अपना ध्यान लिन युआंग और चेन हाओ पर लगाया। मैंने बहाना बनाया कि कंपनी का एक जरूरी प्रोजेक्ट है और मुझे 1 हफ्ते के बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। जाने से पहले मैंने हमेशा की तरह लिन युआंग को गले लगाया। हनी, मेरे जाने के बाद तुम और बच्चा अपना ध्यान रखना। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना या फिर चेन हाओ को बुला लेना, वो भरोसेमंद है। वो मुस्कुरा कर बोली, हस्बैंड आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसका चेहरा देखते ही मुझे घिन आने लगी। असल में मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था। मैंने घर से ज्यादा दूर नहीं एक होटल में कमरा बुक कर लिया, फिर बाजार से सबसे छोटे वॉइस रिकॉर्डर और पिन होल कैमरे खरीदे और चुपके से वापस घर आ गया। हमारे घर के स्मार्ट लॉक में मेरे और लिन युआंग के अलावा मेरे माता पिता के फिंगरप्रिंट्स भी रजिस्टर्ड थे। वो लोग कम ही आते थे और यही मेरे काम आ गया। मैंने लिविंग रूम के गमले में और गेस्ट रूम के बेड साइड लैंप में कैमरे फिट कर दिए। सब कुछ सेट करने के बाद मैं चुपचाप वापस होटल लौट आया और फोन में लाइव सर्विलेंस ऐप खोल लिया। पहला दिन सब शांत था। लिन युआंग ज्यादातर समय कमरे में आराम करती रही या टीवी देखती रही। दूसरे दिन उसने बार बार फोन चेक करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तीसरे दिन दोपहर में डोरबेल बजी। लिन युआंग तेजी से दरवाजा खोलने गई। बाहर चेन हाओ खड़ा था। उसके हाथों में फल और सप्लीमेंट्स थे। मेरा दिल जैसे अंधेरे कुएं में गिर गया। लिन युआंग ने नाराजगी से कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं यहाँ बोर होकर मर रही थी। चेन हाओ हंसकर बोला, अगर जिया यांग के जाते ही आ जाता तो बहुत साफ साफ शक हो जाता। फिर उसने लिन युआंग को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मिस किया बहुत ज्यादा, और अगले ही पल दोनों दरवाजे पर ही एक दूसरे में खो गए, जैसे सालों बाद मिले प्रेमी हों। मैं होटल के ठंडे कमरे में कुर्सी पर बैठा फोन स्क्रीन पर वो गंदा दृश्य देख रहा था। मेरी नसों में बहता खून जैसे जम चुका था। वो मेरा घर था, वो मेरी पत्नी और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मेरे अंदर बस बर्फ जैसी ठंडक और घिन बची थी। इसके बाद जो बातें उन्होंने की वो और भी ज्यादा जहरीली थी। चेन हाओ हंसते हुए बोला, बताओ वो बेवकूफ जिया यांग को आखिर कब पता चलेगा? लिन युआंग खिलखिलाई, अरे प्लीज, वो तो बस काम का पागल है। मैं थोड़ा प्यार से बात कर लो तो तुरंत मान जाता है। अगर उसके पास पैसे ना होते और वो मुझे और बच्चे को अच्छी जिंदगी ना दे सकता तो मैं उसके साथ ये नाटक कभी ना करती। चेन हाओ मुस्कुराया, तुम कमाल हो बेबी, बस 2 साल और रुक जाओ, फिर किसी बहाने उससे तलाक ले लेना। उसके बाद कंपनी और घर सब हमारा होगा और हमारा बच्चा उसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। लिन युआंग ने धीरे से कहा, आवाज धीमी रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। चेन हाओ ने ठंडी सांस ली, लेकिन सच कहूँ तो अपना बच्चा किसी और को पापा कहते देखना अच्छा नहीं लगता। लिन युआंग ने उसे गले लगाया, बस थोड़ा और सह लो, प्लान सफल होते ही मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को असली पहचान दे दूंगी। तो ये सब शुरू से ही प्लान था। बस अफसोस की बात ये थी कि शायद उन्हें पता नहीं था या उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ब्लड ग्रुप ए और ओ वाले माता पिता का बच्चा किसी भी हालत में ब्लड ग्रुप बी नहीं हो सकता। मैंने चुपचाप सारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव कर ली, फिर फोन बंद कर दिया। बाहर धूप खिली हुई थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ रही थी। उसी पल प्यार और दोस्ती को लेकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब मेरे अंदर सिर्फ बदला बचा था, लेकिन मैं तुरंत वापस जाकर उन्हें बेनकाब नहीं करना चाहता था। इतनी आसानी से छोड़ देना उनके लिए बहुत छोटा सजा होता। मैं चाहता था कि वो जितना ऊपर चढ़े, गिरते वक्त उतना ही ज्यादा टूटे। इसलिए मैं बिजनेस ट्रिप खत्म करके ऐसे घर लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने लिन युआंग के साथ पहले से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। इतना अच्छा कि हर छोटी चीज का ध्यान रखने लगा। अगर उसे शहर के दूसरे कोने की मिठाई खाने का मन करता तो मैं रात के 3 बजे भी जाकर खरीद लाता। अगर रात में उसके पैरों में दर्द होता तो पूरी रात जागकर मालिश करता। मेरी इतनी गहरी मोहब्बत देखकर लिन युआन और चेन हाओ दोनों पूरी तरह बेफिक्र हो गए। मेरे सामने वो आदर्श पत्नी और वफादार दोस्त बने रहते, लेकिन मेरी पीठ पीछे कैमरों और रिकॉर्डरों के सामने वो एक के बाद एक गंदे खेल खेलते रहे। इसी दौरान मैंने चुपचाप एक तलाक के वकील से संपर्क किया। वकील वांग, मैंने उसके सामने सारे सबूत रख दिए। वो कुछ देर तक सब देखता रहा, फिर बोला, मिस्टर
जियांग, आप मेरे अब तक के सबसे शांत और समझदार क्लाइंट हैं। चिंता मत कीजिए, ये केस हम आसानी से जीतेंगे। मैं उन्हें सबसे भारी कीमत चुकवाऊंगा। वकील वांग की सलाह पर मैंने चुपचाप अपनी संपत्तियां सुरक्षित करनी शुरू कर दी। जिस घर में हम रह रहे थे वो मेरे और लुन युआन दोनों के नाम पर था, इसलिए वो शादी के बाद की संयुक्त संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन उसकी डाउन पेमेंट का ज्यादातर हिस्सा मेरी शादी से पहले की कमाई से दिया गया था और मेरे पास उसके साफ बैंक रिकॉर्ड भी थे। जहाँ तक कंपनी के शेयरों की बात थी, मैंने चैन हाउ को 20% शेयर्स दिए जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ डिविडेंड शेयर थे। असली मालिकाना हक और फैसले लेने का अधिकार अब भी मेरे पास था। इसके अलावा कंपनी के नियमों में साफ लिखा था कि अगर कोई कंपनी की प्रतिष्ठा या हित को नुकसान पहुंचाए तो शेयर होल्डर्स बोर्ड उसके शेयर वापस ले सकता है। फिर मैंने अपना और लिन युवान का जॉइंट बैंक अकाउंट भी चेक किया। अगर मैं चेक न करता तो शायद कभी पता ही नहीं चलता। लिन युवान अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उस अकाउंट से लगातार पैसे निकाल रही थी, करीब 5 लाख युआन, और वो पैसे कैसे अकाउंट में जा रहे थे जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैंने वकील वांग से उसकी जांच करवाई, तब पता चला कि वो अकाउंट मेरी सास के नाम पर था। मतलब उनका पूरा परिवार मुझे पहले से ही एटीएम समझ चुका था। जितना मन करे उतना पैसा निकाल। मुझे ये सब सोचकर हंसी आने लगी। उन्हें लगता था कि वो बहुत चालाक हैं, जबकि उनकी हर हरकत मेरी निगरानी में थी। जिस दिन बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिली, मैं उसे लेने गया। कपड़े बदलने के बहाने मैंने चुपचाप उसके कुछ बाल निकाल ली, फिर अपने बाल और चैन हाउ की ऑफिस की चेयर से मिले कुछ बालों के साथ उन्हें फॉरेंसिक टेस्टिंग सेंटर भेज दिया। मैंने एक्सप्रेस टेस्ट की मांग की। 3 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। मैंने रिपोर्ट के ठंडे और बेरहम आंकड़ों को देखा और शांति से उसे जेब में रख लिया। अब सब कुछ तैयार था, बस आखिरी धक्का देना बाकी था। और वो आखिरी धक्का था बच्चे की 1 मंथ पार्टी। मैं चाहता था कि जब वो सबसे ज्यादा खुश और घमंडी हो, उसी वक्त सबके सामने उन्हें बेरहमी से कुचल दूं, ताकि वो जिंदगी भर दोबारा सिर उठाकर ना चल सके। तभी अचानक लिन युआंग चीख पड़ी, नहीं, मैं यकीन नहीं करती, ये नामुमकिन है। बैंक्वेट हॉल में कुछ पल की खामोशी के बाद वो पागलों की तरह बड़ी स्क्रीन की तरफ दौड़ी। वो रिपोर्ट फाड़ देने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, जियांगी, ये सब नकली है। तुम बहुत पहले से मुझसे तलाक लेना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे फंसाने के लिए घटिया चाल चली है। उसकी एक्टिंग अब भी शानदार थी, लेकिन इस वक्त उसका पागलपन उसे बेहद घिनौना बना रहा था। मेरी सास भी होश में आ गई और अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आकर मुझे गालियां देने लगी। जियांगी, तुम एहसान फरामोश इंसान, मेरी बेटी इतने साल तुम्हारे साथ रही, उसने तुमसे कभी क्या मांगा, और आज तुम सिर्फ एक कागज के सहारे उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। सुन लो, हम तुम पर मानहानि का केस करेंगे। माँ बेटी दोनों मिलकर खुद को पीड़ित साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनकी मासूम बनने की कला सच में कमाल की थी। कुछ दूर के रिश्तेदार जिन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी, वो भी मेरी तरफ उंगली उठाने लगे। ये लड़का बहुत बेरहम है। पति पत्नी के बीच की बातें घर के अंदर सुलझानी चाहिए थी। इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? बड़े होकर बच्चा क्या सोचेगा? मैंने उनकी पूरी नौटंकी को ठंडी नजरों से देखा। मेरे दिल पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर माइक्रोफोन उठाया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसने पूरे हॉल के शोर को चीर दिया। तुम्हें सबूत चाहिए ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया। दरवाजे के पास पहले से इंतजार कर रहे वकील वांग ने सिर हिलाया। वो अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ स्टेज पर आए। उनके हाथों में दस्तावेजों का ढेर और एक लैपटॉप था। मैंने प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। महिलाओं और सज्जनों, अब असली सबूत देखिए। स्क्रीन पर तस्वीर बदली और एक वीडियो चलने लगा। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, ये पिछले महीने की 15 तारीख की रिकॉर्डिंग है, मेरे बिजनेस ट्रिप के तीसरे दिन की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी नहीं किसी और की कहानी सुना रहा हूँ। पूरा हॉल दहशत भरी सांसों से गूंज उठा। मेरे सास ससुर की गालियां उनके गले में ही अटक गई। उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने गर्दन दबा दी हो। मुंह खोले थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। लिन युआंग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वीडियो चलता रहा। लिविंग रूम का सोफा, बेड, हमारा बेडरूम, एक के बाद एक गंदे दृश्य सबके सामने आते गए। सबसे बड़ा सबूत वो रिकॉर्डिंग थी जिसमें उनकी बातें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो बेवकूफ जियांग आखिर कब सच जानेगा? 2 साल और रुकते हैं, फिर किसी बहाने उससे तलाक लेकर उसे खाली हाथ निकाल देंगे। घबराओ मत, बच्चा तो बी ब्लड ग्रुप का ही है। जब तक कोई टेस्ट में टाइपो ना हो, वो मूर्ख जियांग कभी कुछ नहीं समझ पाएगा। उनकी हर बात लिन युआंग, चैन हाउ और उनके पूरे परिवार के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ की तरह पड़ रही थी। जो रिश्तेदार कुछ देर पहले मुझे गलत कह रहे थे, अब पूरी तरह चुप थे। उनकी निगाहों में अब सिर्फ घिन और तिरस्कार था। चैन हाउ के माता पिता भी वहीं मौजूद थे। वो सीधे साधे और ईमानदार लोग थे। इस वक्त शर्म से उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहते हो कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। चैन हाउ के पिता गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने स्टेज पर बैठे अपने बेटे की तरफ उंगली उठाई, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। आखिरकार उन्होंने जोर से मेज पर मुक्का मारा। गुस्से में उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो लगभग बेहोश हो गए। वीडियो खत्म हो गया। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। मैंने राख जैसे चेहरे वाली लिन युआंग को देखा और हर शब्द पर जोर देते हुए पूछा, अब क्या ये सबूत काफी है? लिन युआंग वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। लेकिन मैं अभी रुका नहीं था। मैं धीरे धीरे हेड टेबल तक गया और अपने सास ससुर की तरफ देखा। अंकल, आंटी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मेरे शब्द उनके दिल में चाकू की तरह उतर रहे थे। पिछले 1 साल में लिन युआंग ने हमारे जॉइंट अकाउंट से 4,87,000 युआन आप दोनों को ट्रांसफर किए थे। अगर मुझे सही याद है तो उस पैसे से आपने अपने प्यारे बेटे यानी लिन युआंग के भाई के जुए के कर्ज चुकाए थे। सही कह रहा हूँ ना?
सुना, उन दोनों के चेहरे और भी पीले पड़ गए। मैंने आगे कहा, वो पैसा शादी के बाद की संयुक्त संपत्ति थी। मेरी अनुमति के बिना उसका ट्रांसफर करना गबन माना जाता है। उससे जुड़े सारे बैंक रिकॉर्ड्स मेरे वकील द्वारा नोटराइज किए जा चुके हैं। फिर मैंने चैंग हाओ की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। चैंग हाओ, मेरे अच्छे भाई, जब कंपनी डूबने वाली थी तब मैंने अपने माता पिता की छोड़ी हुई आखिरी बचत तक लगा दी थी। मैंने भारी ब्याज पर लोन लिया सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए। मैंने तुम्हें अपने भाई से बढ़कर माना, तुम्हें 20% शेयर और डिविडेंड दिए, और बदले में तुमने क्या किया? तुम और लिन युआंग मिलकर मुझे कंपनी से बाहर निकालने की साजिश कर रहे थे। तुम्हारी सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, कंपनी के नियमों के अनुसार आज से तुम नौकरी से निकाले जाते हो और तुम्हारे सारे शेयर बिना किसी शर्त के रद्द किए जाते हैं। मैं कुछ पल रुका, फिर मेरी नजर दोबारा लिन युआंग पर जाकर टिक गई। ओ हाँ, एक और चीज बाकी है। मैंने वकील वांग को इशारा किया। स्क्रीन पर एक नई रिपोर्ट दिखाई दी। लिन युआंग की आवाज कांप उठी। ये क्या है? उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैं हंसा, इतनी जल्दी मत करो। फिर मैंने वकील वांग को सब समझाने का इशारा किया। वकील वांग आगे बढ़े। महिलाओं और सज्जनों, ये एक अतिरिक्त डीएनए रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट से ये साबित हो चुका था कि बच्चा मिस्टर जियांग का नहीं है और मिस्टर चैंग हाओ से उसका जैविक संबंध है। लेकिन मिस्टर जियांग ने पूरी वैज्ञानिक सावधानी बरतते हुए एक और विस्तृत टेस्ट करवाया और उसके नतीजे बेहद दिलचस्प निकले। पूरा हॉल सांस रोके सुन रहा था। वकील वांग ने रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का वाई क्रोमोसोम चेन परिवार से मेल खाता है, मतलब बच्चा निश्चित रूप से चेन परिवार की ही रक्त रेखा से है। लेकिन उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, बच्चे का असली पिता मिस्टर चेन हाओ नहीं बल्कि उनका छोटा भाई चेन यांग है। पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। ये मोड़ तो अफेयर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सब लोग आंखें फाड़े स्टेज की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हे भगवान, ये तो साल का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा है। पति को धोखा देना काफी नहीं था, उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त के छोटे भाई तक को नहीं छोड़ा। चेन हाओ ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो लिन युआंग को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे जिंदा निगल जाएगा। चेन यांग, वो चेन हाओ का छोटा भाई था। इस साल कॉलेज के जूनियर ईयर में था। गर्मी की छुट्टियों में उसने मेरी कंपनी में इंटर्नशिप की थी। शांत और शर्मीला लड़का। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भी इस गंदगी में शामिल होगा। लिन युआंग पूरी तरह टूट चुकी थी। वो चेन हाओ की खून से भरी निगाहों को देखकर पागलों की तरह से रहलाने लगी। नहीं, ये सच नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वो सब चेन यांग की वजह से हुआ। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि चेन हाओ की माँ अचानक पागल शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। धाप, उसने लिन युआंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म औरत, तू हमारे चेन परिवार को क्या समझती है? क्या एक बेटे की जिंदगी बर्बाद करना काफी नहीं था? तुझे दूसरे बेटे को भी बर्बाद करना था। मैं तुझे जान से मार दूंगी। और फिर वो लिन युआंग के बाल पकड़कर उसे मारने लगी। ये देखकर लिन युआंग की माँ भी अपनी बेटी को बचाने कूद पड़ी। कुछ ही सेकंड में दोनों औरतें शानदार बैंकेट हॉल के बीच सड़क शाप लड़ाकों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। चीखें, गालियां, बाल खींचना, पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। लिन युआंग के पिता और चेन हाओ के पिता बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शर्म के मारे उनकी हालत खराब थी। वो बस एक तरफ खड़े भारी सांसें लेते रहे। और चेन हाओ, वो बस खाली नजरों से सब देखता रहा। उसने उस औरत को देखा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था और अपनी माँ को जो उसे मार रही थी। अचानक वो हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। उसमें खुद से नफरत, दर्द और टूटन भरी हुई थी। उसने मुझे धोखा दिया, अपना नाम बदनाम किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसे लगा था कि आखिर में जीत उसी की होगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो खुद अपने छोटे भाई के बच्चे को पालने वाला बेवकूफ बन गया। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मूर्ख वही निकला। मैंने इस पूरे तमाशे को ठंडी निगाहों से देखा। मेरे दिल में उनके लिए जरा भी दया नहीं। ये वही कर्मों का फल था जिसके वो हकदार। शायद अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला कि बच्चा चेन यांग का। असल में ये एक इत्तेफाक से हुई खोज थी। जब मैंने बदला लेने का फैसला किया तब मैं सिर्फ लिन युआंग और चेन हाओ के अफेयर के सबूत नहीं जुटा रहा था, क्योंकि वो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मुझे पता था कि चेन हाओ का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है। जो आदमी अपने भाई को धोखा दे सकता है, जो इतनी बारीकी से प्लान बना सकता है, क्या वो सच में ब्लड ग्रुप जैसी इतनी बड़ी गलती छोड़ देगा? या फिर क्या ये पूरा खेल ही किसी और जाल का हिस्सा था? सावधानी के लिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा। मैंने उसे लिन युआंग और चेन हाओ की पूरी जिंदगी खंगालने को कहा। उनके दोस्त, उनकी गतिविधियां, पिछले एक साल की हर हरकत। मैं जानना चाहता था कि चेन हाओ के अलावा भी लिन युआंग का कोई और बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी तो नहीं था। इन्वेस्टिगेटर बहुत प्रोफेशनल। उसने जल्द ही एक लंबी रिपोर्ट भेज दी। उसमें ज्यादातर बातें वही थीं जो मैं पहले से जानता था, लेकिन एक छोटी सी डिटेल ने मेरा ध्यान खींच लिया। पिछले साल अक्टूबर में, यानी उसी महीने जब बच्चा कंसीव हुआ था, कंपनी ने 3 दिन का एक ट्रिप आयोजित किया था। लोकेशन थी एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट। उस समय मुझे एक जरूरी क्लाइंट से मिलने जाना पड़ा था, इसलिए मैं नहीं गया। लिन युआंग ने कहा था कि वो घर पर अकेले बोर हो रही है, इसलिए वो भी कंपनी बस के साथ चली गई। उस ट्रिप का इंचार्ज था चेन हाओ और उसी ट्रिप में उसका छोटा भाई चेन यांग भी इंटर्न के तौर पर गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रिजॉर्ट के सिक्योरिटी कैमरों में कई बार देर रात चेन यांग को लिन युआंग के कमरे में आते जाते देखा गया था और होटल रिकॉर्ड के मुताबिक चेन हाओ और चेन यांग दोनों एक ही कमरे में ठहरे थे। इसका मतलब साफ था, उन 3 दिनों में बहुत मुमकिन था कि वो तीनों साथ थे। ये सोचकर ही मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, उनकी बेहयाई की कोई सीमा नहीं थी। अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैं बच्चे के बाल डीएनए टेस्ट के लिए ले रहा था, उसी समय मैंने चेन यांग का सैंपल
सैंपल भी लेने का तरीका निकाल लिया और वो तरीका बहुत आसान था। मैंने कंपनी इंटर्न्स को गिफ्ट देने के बहाने कंपनी लोगो वाली पानी की बोतलें बनवाई। हर बोतल पर उस कर्मचारी का नाम खुदवाया गया, फिर एडमिन डिपार्टमेंट से उन्हें बांट दिया गया। जब चेन यांग ने अपनी बोतल इस्तेमाल कर ली तब मैंने प्रोडक्ट डिफेक्ट का बहाना बनाकर सारी बोतलें वापस मंगवा ली और इस तरह बिना किसी को शक हुए मुझे उसकी लार वाला सैंपल मिल गया और इसी वजह से आज इस पार्टी में दूसरी डीएनए रिपोर्ट सामने आई थी। मैंने हमेशा सोचा था कि चेन हाउ ही सबसे चालाक भेड़िया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि पुरानी कहावत सच साबित होगी कि मैंटिस झिंगुर का शिकार करती है लेकिन उसे पीछे छिपे शिकारी का पता ही नहीं चलता। लिन युआंग का खेल मेरी कल्पना से कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा गंदा था। मैंने अपने सामने फैले उस अराजक दृश्य को देखा। लिन और चेन दोनों परिवार पूरी तरह टूट चुके थे। एक दूसरे पर आरोप, गालियां, राज खोलना, मानव स्वभाव का सबसे बदसूरत चेहरा सबके सामने था और मैं बस एक ठंडा दर्शक बनकर सब देख रहा था। ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार होटल की सिक्योरिटी आई और लड़ रहे लोगों को अलग किया। लिन युआंग के बाल बिखर चुके थे, उसका मेकअप पूरी तरह खराब हो चुका था। वो किसी पागल औरत जैसी लग रही। वो मुझे घूरते हुए चीखी, जियांग यी, अब खुश हो? तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या अब तुम्हें सुकून मिला? तुम इंसान नहीं राक्षस हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसके सामने झुककर उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, नहीं अभी नहीं। मैं खड़ा हुआ और दोनों परिवारों पर नजर दौड़ाई। मेरी आवाज ऊंची नहीं लेकिन हर किसी के कानों में साफ गूंज रही। आज की ये बेबी पार्टी सिर्फ शुरुआत है, अगली बार मुलाकात अदालत में होगी। उस दिन की पार्टी पूरी तरह एक तमाशा बन चुकी। अगले ही दिन हम सब लोकल न्यूज की सुर्खियां बन गए। हर हेडलाइन पिछली से ज्यादा सनसनीखेज थी। अमीर परिवार का घिनौना विवाद, समर्पित सीईओ ने पत्नी का अफेयर बेनकाब किया, जिस बेटे को अपना समझा वो निकला भतीजा, साल का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा, एक औरत, दो भाई और दो परिवारों की जंग। हालांकि खबरों में हमारे नाम छुपाए गए थे लेकिन हमारा सोशल सर्कल इतना बड़ा भी नहीं था। जिसने भी खबर देखी तुरंत समझ गया कि बात किसकी हो रही है। कुछ ही दिनों में हर तरफ हमारी चर्चा होने लगी। मैं लोगों की नजरों में एक बेचारा धोखा खाया हुआ आदमी बन गया और लिन युआन, चेन हाओ और उनके परिवार सड़क पर दौड़ाए जाने वाले चूहों जैसे बन चुके थे। लिन और चेन परिवार अब खुलेआम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। मैंने सुना कि उस दिन होटल से निकलने के बाद पार्किंग में दोनों परिवारों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। चेन हाओ ने अपने छोटे भाई चेन यांग को बुरी तरह पीटा, उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं छोड़ा। चेन हाओ के माता पिता कसम खा रहे थे कि वो लिन युआंग को खाली हाथ निकालेंगे, यहाँ तक कि बच्चा भी उसके पास नहीं रहने देंगे। लेकिन लिन परिवार भी हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि चेन यांग ने लिन युआन के साथ जबरदस्ती की थी। उन्होंने चेन परिवार को रेप केस की धमकी दी। कहने लगे अगर हमें सही जवाब नहीं मिला तो हम ये मामला यहीं खत्म नहीं होने देंगे। ये सारी खबरें मुझे वकील वांग से मिल रही थी और मैंने अपना फोन बंद किया और अपने माता पिता को लेकर एक शांत समुद्री शहर चला गया। उन्हें पहले से सारी सच्चाई पता। जिस दिन मैंने बदला लेने का फैसला किया था उसी दिन मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया था। मेरी माँ गुस्से से लगभग हार्ट अटैक की हालत में पहुंच गई। मेरे पिता पूरी रात सो नहीं पाए। अगली सुबह उन्होंने बस मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जियांग परिवार ऐसी औरत को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनका साथ मिलने के बाद मेरा इरादा और मजबूत हो गया। समुद्र की ठंडी हवा मेरे अंदर जमा सारी घुटन को धीरे धीरे उड़ाने लगी। पिछले कुछ महीनों से मैं बदले की आग में जी रहा था। मेरी नसें हमेशा तनाव में रहती। अब जब मेरे प्लान का पहला कदम सफल हो चुका था तो मैं आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ले पा रहा था। लेकिन मैं जानता था ये अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जंग अब अदालत में लड़ी जानी। मुझे अपना सब कुछ वापस लेना था और जिन्होंने मुझे धोखा दिया उन्हें कानून के सामने सजा दिलानी थी। एक हफ्ते बाद मैं शहर लौटा और आधिकारिक तौर पर तलाक का केस दर्ज कर दिया। मेरी मांगे बहुत साफ थी। तलाक, लिन युआन को दोषी पक्ष घोषित किया जाए, उसे शादी की संपत्ति में कोई हिस्सा ना मिले और वो खाली हाथ जाए। इसके अलावा उसने जो 4,87,000 युआन चोरी छिपे अपने माता पिता को भेजे थे वो भी वापस करे और मानसिक प्रताड़ना के लिए लिन युआन और चेन हाओ दोनों मिलकर मुझे 10 लाख युआन का मुआवजा दें। उसी समय कंपनी में इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग भी बुलाई गई। मैंने सबके सामने सबूत पेश किए कि चेन हाओ और लिन युआन मिलकर कंपनी की संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत फैसला सुनाया। चेन हाओ को कंपनी के हर पद से हटाया जाता है और उसके सारे शेयर बिना किसी शर्त के रद्द किए जाते हैं। चेन हाओ ने विरोध करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो शेयर मैंने उसे गिफ्ट किए थे इसलिए मैं उन्हें वापस नहीं ले सकता। तभी वकील वांग ने ओरिजिनल शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट निकालकर सामने रख दिया। उसमें साफ लिखा था अगर शेयर पाने वाला व्यक्ति कंपनी की प्रतिष्ठा या हित को गंभीर नुकसान पहुंचाए तो देने वाले को सारे शेयर एक तरफा और बिना शर्त वापस लेने का अधिकार होगा। चेन हाओ का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। सिक्योरिटी गार्ड उसे कंपनी से बाहर छोड़ने गए। वो अपने निजी सामान का डिब्बा उठाए हार चुका इंसान लग रहा था। उसे जाते हुए देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस एक अजीब विडंबना महसूस हुई। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सच में इंसान का दिल दुनिया की सबसे अनिश्चित चीज है। तलाक का मुकदमा बेहद कठिन था, सबूतों की कमी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि लिन परिवार सच्चाई को तड़ोड़ मड़ोड़ने में माहिर था। सुनवाई शुरू होने से पहले मेरे पूर्व सास ससुर बार बार मुझसे मिलने आए। पहले वो कंपनी के नीचे मेरा रास्ता रोककर रोने लगे, कहने लगे कि उनसे गलती हो गई, पुराने रिश्तों का वास्ता
देकर लिन युआंग को माफ करने की भीख मांगने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो उन्होंने भावनात्मक ड्रामा शुरू कर दिया। कहने लगे कि लिन युआंग डिप्रेशन में है, मानसिक रूप से टूट चुकी है, हर दिन आत्महत्या की धमकी देती है। अगर मैंने दबाव बनाया तो उसकी मौत का जिम्मेदार मैं होऊंगा। लेकिन अब मैं उनके हर नाटक से ऊब चुका था। मैंने सब अनदेखा कर दिया। जब प्यार से बात करना और धमकाना दोनों तरीके फेल हो गए तब आखिरकार उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। जियांगी, ज्यादा मत बढ़ो, कोने में घिरा कुत्ता भी काटता है। क्या तुम्हें लगता है लिन परिवार इतना आसान निशाना है? अगर तुमने हमारी युवांग को खाली हाथ निकालने की कोशिश की तो हम तुम्हारी कंपनी में हंगामा करेंगे, तुम्हारे माता पिता के घर जाकर तमाशा करेंगे, सबको दिखाएंगे कि तुम कितने एहसान फरामोश इंसान हो। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, जरूरत पड़ी तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। उनकी धमकियों पर मेरा सिर्फ एक जवाब था, जो करना है कर लो। फिर मैं हल्का सा मुस्कुराया। और हाँ, ये कॉल भी रिकॉर्ड हो चुकी है। फोन के दूसरी तरफ तुरंत सन्नाटा छा गया। अदालत में लिन युआंग के वकील ने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि अफेयर और पैसों की चोरी का जिक्र ना हो, बल्कि उन्होंने लिन युआंग को एक दुखी और उपेक्षित पत्नी की तरह पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं साल भर सिर्फ काम में डूबा रहता था। मैंने अपनी पत्नी और परिवार को नजरअंदाज किया। इसी अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी में उसने एक पल की गलती कर दी। उन्होंने घरेलू हिंसा के भी झूठे सबूत पेश किए। लिन युआन के हाथों पर पड़े कुछ चोटों के निशान दिखाए गए। उन्होंने दावा किया कि सच जानने के बाद मैंने उसे मारा पीटा। उनकी बेशर्मी देखकर मुझे हंसी आ गई। वो चोटें साफ तौर पर उस दिन की लड़ाई की थीं जब वो और चैनहाओ की मां एक दूसरे पर टूट पड़ी और अब वही मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का सबूत बन चुकी थी। लेकिन सौभाग्य से वकील वांग पूरी तैयारी के साथ आए। उन्होंने जज के सामने और भी मजबूत सबूत रखे। सबसे पहले पूरी बेबी पार्टी का वीडियो, साफ ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। उस वीडियो ने साबित कर दिया कि लिन युआन और चैनहाओ का अफेयर कोई एक पल की गलती नहीं था, बल्कि पहले से बनाई गई साजिश थी। दूसरा, 5 लाख युआन ट्रांसफर के बैंक रिकॉर्ड्स और उसके साथ ये सबूत कि जैसे ही पैसे मेरी सास के अकाउंट में पहुंचे उन्हें तुरंत उनके बड़े बेटे के जुए के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया गया। इससे साफ साबित हो गया कि लिन परिवार ने सोची समझी योजना के तहत संपत्ति हड़पी थी। और आखिर में घरेलू हिंसा वाले आरोपों पर वकील वांग ने सीधे होटल के सीसीटीवी फुटेज मंगवाने की मांग कर दी। कैमरों में साफ रिकॉर्ड था कि पार्टी खत्म होने के बाद लिन और चैन परिवार होटल के गलियारे में एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे थे। लिन युआन की मां और चैनहाओ की मां सड़क छाप औरतों की तरह एक दूसरे के बाल नोच रही थीं। सच्चाई पूरी तरह साफ हो चुकी थी। लोहे जैसी मजबूत सबूतों के सामने लिन युआन के सारे झूठ टूटकर बिखर गए। जज का चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। मैंने दूसरी तरफ बैठी लिन युआन को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि ये केस अब मैं जीत चुका हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि सब खत्म होने वाला है तभी लिन युआन ने ऐसा वार किया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और यही वो पल था जिसने मुझे इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गुस्सा और घिन महसूस कराई। कोर्ट ब्रेक के दौरान उसके वकील ने मुझे एक फोल्डर दिया। संदेश साफ था, अगर तुम मुझे खाली हाथ निकलने पर अड़े रहे तो ये दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मैंने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक पतला सा मेडिकल रिपोर्ट था। रिपोर्ट पर मेरा नाम लिखा था, तारीख 3 साल पुरानी, यानी हमारी शादी से पहले हुए हेल्थ चेकअप की। और रिपोर्ट में एक लाइन लाल घेरे से मार्क की गई थी, फर्टिलिटी टेस्ट। रिजल्ट कॉलम में साफ लिखा था, गंभीर बांझपन, प्राकृतिक रूप से संतान होने की संभावना 1% से भी कम। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। दुनिया जैसे एक पल के लिए खाली हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने ये रिपोर्ट पहले कभी नहीं देखी थी। उस साल हेल्थ चेकअप के लिए मैं और लिन युआन साथ गए थे। रिपोर्ट आने के बाद उसने मुझसे कहा था कि हम दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। उस समय मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। मैंने खुद रिपोर्ट देखने की जरूरत भी नहीं समझी। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो खुद पर हंसी आती है। मैंने तुरंत सर उठाकर लिन युआन की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली घबराहट नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब संतुष्टि थी, एक जहरीली बदले की भावना। उसने बिना आवाज के होठ हिलाए। अब हम बराबर हैं। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या करना चाहती थी। वो दुनिया को ये बताना चाहती थी कि उसने मुझे धोखा इसलिए दिया क्योंकि मैं खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। वो मुझे एक ऐसे आदमी की तरह दिखाना चाहती थी जो अपनी कमी से हीन भावना में जी रहा था और उसी अपमान और गुस्से में अपनी बेचारी पत्नी पर टूट पड़ा। अगर ये रिपोर्ट बाहर चली जाती तो अब तक मेरे सारे सही कामों का मतलब बदल जाता। लोग कहते, ओह, तो असली बात ये थी कि वो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने तो सिर्फ उसे वारिस देने की कोशिश की। उसे जलन हो रही थी क्योंकि वो खुद ये नहीं कर सकता। कैसा आदमी है जो खुद बाप नहीं बन सकता और अब पत्नी की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। एक पल में मैं सहानुभूति पाने वाला पीड़ित इंसान नहीं, बल्कि मजाक का पात्र बन जाता। मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान सब उसके पैरों तले कुचल दिए जाते। यही उसका असली ट्रम्प कार्ड था, उसका आखिरी और सबसे जहरीला वार। वकील वांग ने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर जियांग, ये स्थिति हमारे लिए बेहद खतरनाक है। कानूनी तौर पर ये अफेयर का बहाना नहीं बन सकता, लेकिन समाज और नैतिकता की नजर में ये आपके खिलाफ जा सकता है। मेंटल एंग्विश का मुआवजा कम हो सकता है और मानवीय आधार पर जज संपत्ति बांटने में भी उसके पक्ष में झुक सकते हैं। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे, डर से नहीं बल्कि उस असीम गुस्से से जो मेरे अंदर उबल रहा था। आखिरकार मुझे समझ आ गया था कि शुरू से ही मैं एक बहुत बड़े झूठ के अंदर जी रहा था। ये शादी शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक सोची समझी साजिश। उसके पूरे परिवार को मेरे शारीरिक दोष के बारे में बहुत पहले से पता था, इसीलिए वे इतने बेखौफ होकर सब कुछ हर पाए। लिन
युआंग ने मुझसे प्यार की वजह से शादी नहीं की थी, वो मेरे पैसों के पीछे थी। उसने मुझे इसलिए धोखा नहीं दिया क्योंकि मैं संतान पैदा नहीं कर सकता था। उसने तो शुरू से ही एक ऐसा आदमी ढूंढने की योजना बना रखी थी जिससे वो एक बच्चा पैदा कर सके और फिर उसी के सहारे मेरी दौलत हड़प ले। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब दोबारा आंखें खोली तो मेरे चेहरे की घबराहट और सदमा गायब हो चुका था। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी और अड़िग सख्ती थी। मैंने वकील वांग से कहा, चिंता मत कीजिए, वो जीत नहीं सकती क्योंकि वो रिपोर्ट भी नकली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था और न ही अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ठीक 1 साल पहले जब कंपनी की आईपीओ की तैयारी चल रही थी और एक पूरी मेडिकल जांच जरूरी थी, तब मैं शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल में गया था और वहां अपनी विस्तृत हेल्थ चेकअप करवाई। उस समय मैंने अपनी आंखों से सारी रिपोर्टें देखी थी। हर एक रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी, यहाँ तक कि फर्टिलिटी भी। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा था, मिस्टर जियांग, आपकी सेहत तो कमाल की है, आपके लिए तो पूरी फुटबॉल टीम का बाप बनना भी मुश्किल नहीं होगा। 2 रिपोर्टें और दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल उलट। इसका मतलब था कि उनमें से एक रिपोर्ट फर्जी थी। मैंने तुरंत समझ लिया, 3 साल पहले वाली हेल्थ रिपोर्ट शुरू से ही लिन युआन ने बदल दी थी। जो रिपोर्ट उसने मुझे दिखाई थी वो असल में एक स्वस्थ रिपोर्ट थी जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था, और जो असली रिपोर्ट उसने छिपा दी वो यही बांझपन वाली रिपोर्ट थी। उसने ऐसा क्यों किया? उसका मकसद बहुत साफ था। पहला, ये उसके लिए एक तरह की बीमा पॉलिसी थी। जैसे ही मामला फूटता वो इस रिपोर्ट को सामने लाकर पूरा दोष मुझ पर डाल देती, नैतिक बढ़त हासिल कर लेती और सबकी सहानुभूति बटोर लेती। दूसरा, यही वो कमजोरी थी जिससे वो मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। उसे यकीन था कि मैं सच में अपने शरीर को खराब मान बैठूंगा, इसलिए मेरी नजरों में उसका अफेयर और किसी और के बच्चे को जन्म देना भी मेरे भले के लिए किया गया कदम लग सकता था। शायद वो खुद को ये भी समझा बैठी थी कि अपराध बोध और कृतज्ञता के नाम पर मैं उसे और उस बच्चे को और भी बेहतर मानूंगा और खुशी खुशी अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दूंगा। कितनी जहरीली और खतरनाक साजिश थी। शादी से बहुत पहले ही उसने आज के इस पूरे तमाशे की नींव रखनी शुरू कर दी थी। ये सोचकर मेरी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। आखिर कैसी जहरीली सांप जैसी औरत से मैं प्यार कर बैठा था। जब कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो लिन युआन का वकील, जैसा कि उम्मीद थी, बड़ी आत्मसंतुष्टि के साथ वो नकली मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करने लगा। माननीय न्यायाधीश, मेरी मुवक्किल ने जो गलती की उसकी असली वजह सिर्फ ये है कि वादी जियांग येहुई में एक गंभीर शारीरिक दोष है और वो संतान पैदा नहीं कर सकता। मेरी मुवक्किल वादी से बेहद प्यार करती है। एक पूरा परिवार बनाए रखने और वादी को संपूर्ण घर देने के लिए उसने ये बेहद कठिन फैसला लिया। वो भी एक पीड़िता है। वकील इतनी भावुकता से बोल रहा था जैसे लिन युआन कोई सालों से पीड़ित संत हो। डिफेंडेंट सीट पर बैठी लिन युआन ने सिर झुका लिया। रुमाल से ऐसे आंसू पोंछने लगी जैसे सचमुच रो रही हो। गैलरी में फुसफुसाहट और सरसराहट फैल गई। माहौल सच में बदलता हुआ लग रहा था। जज ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में अब जांच पड़ताल और जटिलता की हल्की सी छाया थी। माननीय न्यायाधीश, मैंने कहा, विपक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के संबंध में मैं अदालत से हस्तलेख और मोहर की फॉरेंसिक जांच की मांग करता हूँ। लिन युआन का वकील एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना शांत रहूंगा। इसी बीच मैंने वकील वांग की तरफ इशारा किया। वो तुरंत मेरा इशारा समझ गए और एक और दस्तावेज जज के सामने पेश कर दिया। ये पिछले साल अगस्त की रिपोर्ट है। मैंने खुद शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप करवाई थी। इस रिपोर्ट में फर्टिलिटी के नतीजे विपक्ष द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से पूरी तरह अलग हैं। मुझे शक है कि 3 साल पहले लिन युआन ने जो मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिखाई थी और आज अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई है, वे दोनों ही बहुत ही चालाकी से बनाई गई जालसाजियां हैं। इसका मकसद उसकी पहले से बनी हुई अफेयर की साजिश को छिपाना और सरोगेसी के झूठे बहाने से मेरी संपत्ति हड़पना था। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि 3 साल पहले जिन अस्पतालों में हमारी जांच हुई थी वहां के असली मेडिकल रिकॉर्ड्स तुरंत सील कराए जाएं। असली सच्चाई एक नजर में सामने आ जाएगी। मेरे शब्द अदालत कक्ष के बीचों बीच फटे बम की तरह गिरे। लिन युआन का चेहरा एकदम भूत जैसा सफेद पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास ये आखिरी तीर भी बचा होगा। उसे लगता था कि 3 साल पहले की उसकी योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। वो कांपने लगी। उसकी आंखों में साफ डर उतर आया। उसका वकील भी घबरा गया और उसने तुरंत सुनवाई टालने की मांग कर दी। जज ने निर्णायक ढंग से हथौड़ा पटका। अदालत तुरंत कांगो अस्पताल के लिए कर्मी भेजेगी। उस साल के मूल मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे। परिणाम आने तक मामला स्थगित किया जाता है। जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला तो लिन युआंग और मेरा आमना सामना हो गया। उसकी आंखों में अब वो घमंडी और चालाक चमक नहीं थी। अब वहाँ सिर्फ अंतहीन नफरत और निराशा बची। मुझे पता था कि वो खत्म हो चुकी है। 3 साल से जो शातिर खेल वो बहुत सावधानी से रचती आई थी, उसका अंत आखिरकार आ चुका था और अब उसके लिए कानून की सबसे कठोर सजा बाकी। अदालत की जांच उम्मीद से भी तेज पूरी हुई और नतीजे पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाले निकले। कांगो अस्पताल के मूल रिकॉर्ड्स ने साबित कर दिया कि 3 साल पहले मेरी जांच पूरी तरह सामान्य थी। रिपोर्ट में फेरबदल जिसे की गई थी वो लिन युआंग थी। असल में सेहत की समस्या उसी में थी। मूल रिपोर्ट से पता चला कि लिन युआंग को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था और उसकी एक फैलोपियन ट्यूब में रुकावट थी। इसका मतलब था कि उसके गर्भवती होने की संभावना बेहद कम थी। और जहाँ तक उस रिपोर्ट की बात थी जो उसने अदालत में पेश की थी, जिसमें मुझे गंभीर रूप से बांझ बताया गया था, हस्तलेख और मोहर की फॉरेंसिक जांच ने आधिकारिक तौर पर साबित कर दिया कि वो पूरी तरह नकली थी। डॉक्टर के हस्ताक्षर, अस्पताल की मुहर, सब कुछ फर्जी था। ये सब उसने पैसों से बनवाया था। आखिर
आखिरकार पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। लिन युआंग और उसके परिवार की जहरीली साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं चुना था क्योंकि मैं कोई खास इंसान था, और ना ही इसलिए क्योंकि लिन युआंग मुझसे बहुत प्यार करती थी। असल वजह ये थी कि उसके परिवार को शुरू से पता था कि लिन युआंग के लिए बच्चा पैदा करना बेहद मुश्किल है। उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, एक ऐसा सीधा साधा आदमी जिसके पास पैसा हो और जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, और मैं उनकी हर शर्त पर बिल्कुल फिट बैठता था। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। सबसे पहले उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट फर्जी बनाई ताकि मुझे लगे कि समस्या मुझ में है, ताकि मैं अपराध बोध में जीऊं। फिर लिन युआंग किसी दूसरे आदमी से बच्चा पैदा करती और उसी बच्चे को मेरे अरबों की संपत्ति का वारिस बना देती। यहाँ तक कि उन्होंने डोनर भी सोच समझकर चुना था। 2 भाई चेन हाउ और चेन यांग, एक का ब्लड ग्रुप बी था, दूसरे का ए। इसलिए चाहे असली पिता कोई भी होता, जब तक बच्चा ओ ग्रुप का नहीं होता, उनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता। या तो सारा दोष मुझ पर डाल देते या फिर इस उम्मीद पर दांव लगाते कि मैं कभी ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं करवाऊंगा। ये एक ऐसी जाल की तरह बुनी गई योजना थी जिसमें हर कदम दूसरे से जुड़ा हुआ था। हर हिस्से में सिर्फ ठंडी और निर्दयी गणना भरी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर मुझे ब्लड ग्रुप की गड़बड़ी का पता गलती से न चलता, अगर मेरे मन में जरा सा भी शक पैदा न होता, तो मेरी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े झूठ में गुजर जाती। मैं खुशी खुशी किसी और आदमी के बच्चे को पालता, फिर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसी जहरीली औरत, उसके बच्चे और उसके लालची परिवार के हाथों सौंप देता। सिर्फ ये सोचकर ही मेरी रीढ़ में ठंड उतर जाती है। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो लिन युआन पूरी तरह टूट गई। इतने मजबूत सबूतों के सामने उसके सारे बहाने बेहद कमजोर और हास्यास्पद लगने लगे। यहाँ तक कि सच जानने के बाद उसका अपना वकील भी केस छोड़ने की अर्जी देने लगा। आखिर कौन ऐसे अपराधी का बचाव करना चाहेगा जिसने धोखाधड़ी के लिए फर्जी सबूत तैयार किए हों। अंतिम फैसला बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आया। अदालत ने हमारी लगभग सारी मांगे मान ली। पहला, मेरा और लिन युआन का तलाक मंजूर किया गया और शादी टूटने की दोषी पार्टी लिन युआन को माना गया। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि केस के दौरान उसने धोखाधड़ी और सबूतों में हेरफेर किया। उसे खाली हाथ जाने का आदेश दिया गया। दूसरा, शादी के बाद खरीदी गई संपत्ति, घर और बाकी एसेट्स, क्योंकि मैंने साबित कर दिया था कि ज्यादातर पैसा मेरी शादी से पहले की कमाई से आया था, इसलिए अदालत ने सब कुछ मेरी निजी संपत्ति घोषित कर दिया। तीसरा, लिन युआन को 30 दिनों के अंदर वो 4,87,000 युआन लौटाने का आदेश दिया गया जो उसने गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किए थे। अगर समय पर पैसे वापस नहीं किए गए तो उसकी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। चौथा, लिन युआन और चेन हाउ को उनके अवैध संबंधों और उससे मेरी प्रतिष्ठा तथा मानसिक स्थिति को हुए भारी नुकसान के लिए संयुक्त रूप से 3 लाख युआन का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। हालांकि अदालत ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे मांगे गए 10.5 लाख युआन को मंजूर नहीं किया। लेकिन सबसे संतोषजनक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि लिन युआन ने अस्पताल की रिपोर्ट और सरकारी मुहरें फर्जी बनाई थी और अदालत में झूठे दस्तावेज पेश किए थे। उसे कई आपराधिक धाराओं में दोषी पाया गया। सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी, रिकॉर्ड में बदलाव, फर्जी मुहरे बनाना और न्याय में बाधा डालना। फैसला सुनाने के तुरंत बाद अदालत ने उसका क्रिमिनल केस सीधे पुलिस को सौंप दिया। यानी उसने सिर्फ मुकदमा ही नहीं हरा बल्कि अब उसे जेल भी जाना था। जहाँ तक उसके माता पिता की बात थी, क्योंकि उन्होंने भी संपत्ति ट्रांसफर में हिस्सा लिया था और अपने बेटे के जुए के कर्ज चुकाने के लिए हमारे वैवाहिक पैसों का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें भी सह आरोपी बनाया गया। उन्हें भी मुआवजे की संयुक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वे पहले ही कर्ज में डूबे हुए थे। अब हालात और भी बदतर हो चुके थे। मैंने सुना कि उन्होंने अपना गांव वाला घर तक बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। चेन परिवार की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। चेन हाउ को कंपनी से निकाले जाने के बाद उसकी बदनामी इतनी फैल चुकी थी कि शहर में उसे अपनी फील्ड में कहीं नौकरी नहीं मिली। सुना है वो पूरी तरह टूटकर अपने गांव लौट गया। अब बस दिन भर शराब पीता रहता है। एक बर्बाद इंसान। उसका छोटा भाई चेन यांग भी स्कैंडल में फंस गया और उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। और उस मासूम बच्चे का क्या हुआ? अंत में उसकी कस्टडी उसकी जैविक मां लिन युआन को ही मिली। लेकिन जब लिन युआन जेल जाएगी तब उस बच्चे का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। और सच कहूँ तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं उस औरत पर दया नहीं करूंगा जिसने शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रची, और न ही मैं उस बच्चे पर तरस खाऊंगा जिसके शरीर में किसी और आदमी का खून बहता है। उनकी किस्मत उन्होंने खुद चुनी थी। उन्हें वही मिला जिसके वो हकदार थे। मुकदमा खत्म होने के बाद मैंने कंपनी की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां नए प्रमोट किए गए वाइस प्रेसिडेंट को सौंप दी और खुद एक लंबी छुट्टी पर निकल गया। मैंने वो घर बेच दिया जिसमें मेरी जिंदगी की सबसे घिनौनी यादें भरी थीं। फिर एक नए शहर में समुद्र के किनारे मैंने एक नया पेंट हाउस खरीदा। मैं विशाल कांच की खिड़कियों के सामने खड़ा होकर दूर समुद्र और आसमान के मिलते हुए किनारे को देख रहा था और पहली बार मुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ये बेतुकी शादी किसी भयानक बुखार की तरह थी। इसने मेरी सारी सुरक्षा तो जला दी, लेकिन साथ ही मेरी मासूमियत और भ्रम भी राख कर दिए। इसने मुझे इंसानी दिल की असली बुराई और जटिलता दिखा दी। अब वो बुखार उतर चुका था और मैं जैसे दोबारा जन्म ले चुका। तभी मेरा फोन बजा। वकील वैंग का कॉल था। मिस्टर जियांग, बधाई हो, लिन युआंग के केस का फैसला आ गया है। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उसने अपील की है, लेकिन संभावना बहुत कम है कि फैसला बदले। मैंने शांत स्वर में कहा, समझ गया। फिर वकील वैंग हल्का सा
सा हंसे। और हाँ, एक बात और, वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है। नहीं, मैंने बिना एक पल गवाए मना कर दिया। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कॉल खत्म करने के बाद मैंने खुद के लिए रेड वाइन का एक ग्लास भरा और बैल्कनी में आ गया। समुद्र की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरी जिंदगी अब सच में शुरू हुई थी। आगे का रास्ता लंबा है। मैं बेहतर लोगों से मिलूंगा और ज्यादा खूबसूरत दुनिया देखूंगा, और जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई वे हमेशा अपनी ही बनाई दलदल में सड़ते रहेंगे, और मैं सिर्फ आगे बढ़ता रहूंगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा।